हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग प्रादेशिक नियोजन के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरिट्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रादेशिक नियोजन है क्या। स्टूडेंट्स, प्रादेशिक नियोजन किसी देश में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की योजनाएं बनाकर उन्हें पूरा करने से संबंधित है। इस पृथ्वी पर कोई क्षेत्र या प्रदेश सामाजिक आर्थिक विकास में पूर्ण रूप से समरूप नहीं है। यहाँ कई प्रकार की विभिन्नताएं उपलब्ध हैं और कई प्रकार के क्षेत्र भी उपलब्ध हैं। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के विकास में सामाजिक आर्थिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। प्रादेशिक नियोजन में देश के विकास के लिए संपूर्ण देश को एक समरूप क्षेत्र के रूप में मान लिया जाता है और वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विकास हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत प्रदेश विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के उपयोग की दिशा निर्धारित कर कार्यक्रमों को बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाता है, जिससे उस प्रदेश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके और वहाँ खुशहाली आ सके। वस्तुतः प्रादेशिक नियोजन में प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों को एक ढांचे में संगठित कर एक ऐसा कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है जिसे क्रियान्वयन से उस देश या उस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। स्टूडेंट्स, किसी भी देश के समुचित नियोजन और विकास के लिए अनेक तत्वों को चिन्हित कर उसका सीमांकन किया जाता है, जिनमें 3 प्रमुख हैं। ये प्रमुख स्तंभ भी कहलाते हैं। इसे हम ट्राई ऑफ रीजनल प्लानिंग या क्षेत्रीय विकास या क्षेत्रीय नियोजन के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। ये 3 स्तंभ है। पहला जनसंख्या पॉपुलेशन, दूसरा संसाधन रिसोर्सेज और तीसरा पर्यावरण एनवायरनमेंट। इन तीनों भौगोलिक तत्वों का अध्ययन कर नियोजन हेतु अनिवार्य है तथा इसके विषय वस्तु का अध्ययन केवल भूगोल में ही किया जाता है। यही कारण है कि आधुनिक प्रादेशिक नियोजन में भूगोल की अनिवार्यता महसूस की जाने लगी है। वर्तमान विश्व में प्रायः सभी देशों में नियोजन और विकास कार्यों में भूगोलवेत्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। किसी भी देश के नियोजन और विकास क्रम को सीमांकन करने के लिए उसे 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तब उसका सीमांकन नियोजन एवं विकास किया जाता है। आइए अब उसके अलग अलग चरणों को हम जानते हैं। पहला चरण है प्रादेशिक नियोजन का पहला चरण। इस प्रथम चरण में नियोजन प्रदेश का सीमांकन किया जाता है। सीमांकन हेतु अनिवार्य है कि सर्वप्रथम समरूप प्रदेश का सीमांकन किया जाए। क्योंकि भौगोलिक समरूपता का ज्ञान सिर्फ भूगोलवेत्ता के पास ही होता है, इसलिए प्रादेशिक सीमांकन का कार्य सही रूप से भूगोलवेत्ता ही कर सकता है। उसे ही उस प्रदेश के संसाधनों का ज्ञान होता है, उसकी भौगोलिक सीमा की समझ होती है, उसकी परख होती है। इसलिए सीमांकन का कार्य भूगोलवेत्ता अन्य विशेषज्ञों की तुलना में अच्छी तरह से कर सकता है। दूसरा चरण प्रादेशिक नियोजन के में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सूचनाओं का एकत्रण और उसका सही रूप से विश्लेषण भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सूचनाओं का संरक्षण, उसका संग्रहण और विश्लेषण एक भूगोलवेत्ता काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि आज उसने परंपरागत अध्ययन पद्धति के जगह पर जीपीएस, जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर भी संसाधनों का विश्लेषण करने का गुण प्राप्त कर लिया है। यही कारण है कि जीआईएस के आगमन के साथ ही प्रादेशिक विकास के क्षेत्र में विकास एवं सीमांकन तीव्र गति से हुआ और उसमें भूगोलवेत्ताओं का योगदान काफ़ी बढ़ चढ़ कर लिया जाने लगा है। तीसरा प्रादेशिक नियोजन का तीसरा चरण है भविष्य के लिए आवश्यकता का प्रक्षेपण, यानी भविष्य के लिए फोरकास्टिंग करना। यह छोटा, मध्य और दीर्घ खंड सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी लघु रूप में, मध्यम रूप में और लॉन्ग टर्म के लिए इसका फोरकास्टिंग या
प्रोजेक्शन किया जाता है और प्रक्षेपित क्षेत्र को मानचित्र में प्रक्षेपित करने की आवश्यकता होती है। मानचित्र निर्माण से विकास स्तर की विविधता का सही ज्ञान होता है और वैसे प्रदेश की पहचान की जाती है जहां नियोजन तथा विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। मानचित्र बनाने का कार्य भूगोलवेत्ता ही कर सकता है। यही कारण है कि यह विकास और नियोजन के अंतर्गत शामिल है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यदि हम यह कहें कि प्रादेशिक नियोजन और मानचित्र निर्माण एक दूसरे के बिना संभव नहीं है तो गलत नहीं होगा। किसी भी नियोजन के लिए सबसे पहले उस क्षेत्र का मानचित्र होना आवश्यक होता है। भौगोलिक सीमा जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक हम यह नहीं बता सकते कि उस प्रदेश की क्या आवश्यकता है, वहाँ कौन से संसाधन उपलब्ध है और वहाँ कौन सी भौगोलिक सुविधा की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रायोरिटी निर्धारण करने के लिए मानचित्र का अध्ययन ज़्यादा आवश्यक होता है। मानचित्र के आधार पर ही हम यह बता सकते हैं कि उस क्षेत्र में कौन से प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन कहाँ पर और किस स्तर तक मौजूद हैं और जो वर्तमान नियोजन किया जा रहा है उसमें कैसे तालमेल बैठाया जा सके। यह ज़रूरी है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि प्रादेशिक नियोजन के लिए मानचित्र का निर्माण किया जा सके। आप जानते हैं कि मानचित्र के आधार पर ही दो देशों के बीच सीमा रेखा भी बनाई जाती है, जबकि इस पृथ्वी पर कहीं भी अलग से कोई लाइन खींची नहीं गई है, लेकिन मानचित्र पर ही दो देशों के बीच एक सीमा रेखा के निर्धारण किया जाता है और उसके आधार पर ही सीमा का निर्धारण संभव होता है और उसी के आधार पर फिर सरफेस पर उसका प्रक्षेपण किया जाता है। इसलिए किसी भी नियोजन के लिए या किसी भी अध्ययन के लिए, भौगोलिक अध्ययन के लिए मानचित्र का होना काफ़ी आवश्यक है। मानचित्र एक भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते आप सभी जानते हैं कि मानचित्र में कई तरह की जानकारियाँ छिपी होती हैं। एक मानचित्र अध्ययन करता या एक मानचित्र का अध्ययन करने वाला भूगोलवेत्ता एक मानचित्र को देखकर कई प्रकार के अपने अनुभव से कई प्रकार की जानकारियाँ दे सकता है, जबकि यदि आप भूगोल के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर मानचित्र उसके सामने रख दें तो उसके सामने सिर्फ उस क्षेत्र का नक्शा ही सामने दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए एक भूगोलवेत्ता नक्शा के आधार पर और मानचित्र के आधार पर कई तरह की जानकारियाँ उससे निकाल सकता है और उसके आधार पर नियोजन की अच्छी तकनीक को लागू कर सकता है। यही कारण है और इस कारण से ही प्रादेशिक नियोजन में भूगोलवेत्ताओं और साथ में मानचित्र बनाने की क्रिया को शामिल किया जाता है। प्रादेशिक नियोजन का चौथा चरण है कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की प्राथमिकता। यद्यपि कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है, अतः कार्यान्वयन पूंजी की उपलब्धता और आम लोगों की सहभागिता पर यह निर्भर करता है। वर्तमान समय में भूगोल में कई नवीन शाखाओं तथा उपागम का विकास हुआ है। अध्ययन के ये नए क्षेत्र प्रादेशिक नियोजन और मानव केंद्रीय कल्याण कार्यक्रम के निर्धारण और क्रियान्वयन में सहायक हैं तथा विशेष रूप से टिकाऊ विकास हेतु नियोजन आसानी से संभव हो पाता है। वर्तमान समय में कोई भी विकास टिकाऊ विकास की दृष्टि से की जाती है ताकि वह विकास सतत हो, टिकाऊ हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयुक्त हो। सतत विकास के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो विकास आज के संदर्भ में हम प्लान कर रहे हैं, नियोजन की नीति बना रहे हैं, अपनी नीति बना रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए नीति बना रहे हैं, उसमें संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं तो उससे पूरी होती रहें, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी उस संसाधन की उपयोगिता बनी रहे। ऐसा न हो कि आज हम वर्तमान में उपलब्ध संसाधन का पूर्ण रूप से दोहन कर लें और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए वह संसाधन बचे ही नहीं। तब इस तरह के विकास को हम टिकाऊ विकास या सतत विकास नहीं कहेंगे। इसलिए सतत विकास के लिए आवश्यक है कि वर्तमान समय में उपलब्ध संसाधनों का हम इस तरह से उपयोग करें कि उसकी उपयोगिता भविष्य में आने वाली पीढ़ी के सामने भी बची रहे, उसकी उपयोगिता उनके लिए भी बनी रहे। नेक्स्ट है प्रादेशिक नियोजन का पांचवा चरण। इसमें स्टूडेंट्स प्रादेशिक नियोजन के क्रियान्वयन के समय समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
ये समस्याएं तकनीकी, पूंजी, परिवहन, राजनीतिक, प्रशासनिक, संसाधन और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। एक्चुअली किसी भी कार्य को करने के दौरान यह स्वाभाविक है कि उसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह समस्या किस प्रकार की होगी, यह समस्या के नेचर और नियोजन के नेचर पर डिपेंड करता है। किस प्रकार के नियोजन का कार्य हम करने जा रहे हैं, इस पर आधारित होता है कि हमें किस प्रकार की समस्याएं मिल सकती हैं। यह एक संभावना भी है कि पहले से ही हम यह आकलन कर लेते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन एक जनरल आम धारणा के अनुसार नियोजन करने के समय जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें तकनीकी, पूंजी, परिवहन, राजनीतिक, प्रशासनिक, संसाधन और आम लोगों से जुड़ी समस्याएं सामने आती हैं। कार्यान्वयन की विफलता के समय भूगोलवेत्ता द्वारा वैकल्पिक विकास मॉडल प्रदान किया जाता है। विकास मॉडल के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन के दूत के रूप में केंद्रीय स्थल कार्य करते हैं। प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत यह आवश्यक है कि पदानुक्रमिक स्थल का चुनाव हो। क्रिस्टोलर महोदय ने षटकोणीय केंद्रीय स्थल का इसी कारण से सिद्धांत दिया था, इसीलिए यह काफ़ी उपयोगी होता है। इन्हीं सिद्धांतों को आधार मानकर नियोजन को अंतिम रूप दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जब कोई भी या किसी भी क्षेत्र के लिए नियोजन या प्लानिंग किया जाता है तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम सड़क या पुल बनाने के लिए नियोजन बना रहे हैं या सड़क बनाने की नीति बना रहे हैं तो उसके सामने सबसे पहले यह समस्या आती है कि स्थल का चुनाव कैसे होगा, सड़क किस तरफ से जाएगी, सड़क किस दिशा में जाएगी। इसको देखते हुए स्थल का चुनाव, स्थल के लिए यह ज़रूरी है कि उस क्षेत्र के लोगों के ज़मीनों का हस्तांतरण किया जाए। इसके लिए ज़मीन मालिकों को उनका उचित मुआवजा मिलना ज़रूरी है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में ऐसी कई समस्याएं आती हैं जिसके कारण समस्या उत्पन्न होती हैं। समस्या होती है कि जिसका ज़मीन होता है उसे वह उचित मुआवजा नहीं मिलता है, जिसके कारण वह ज़मीन देने को तैयार नहीं होता है, जिस कारण सरकार को स्थल का चुनाव और उसे क्रय करने में काफ़ी समय लगता है और इस कारण जो नियोजन की समय सीमा होती है, निर्धारित समय सीमा, वो उससे आगे बढ़ जाता है। दूसरी समस्या जो होती है स्थानांतरण की, या यदि किसी नियोजन में यदि किसी क्षेत्र में अधिवास को ही या कई लोगों को या डैम बनाने के समय यदि लोगों को वहाँ से स्थानांतरित करना होता है तो उसके लिए भी रीसेटलमेंट, पुनर्वासित करने की समस्या आती है कि उसे उचित जगह पर अधिवासित किया जाए। क्योंकि डैम बनाने के लिए उदाहरण से हम ये बता रहे हैं कि यदि डैम बनाने का हम काम या नियोजन कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसा आदिवासी क्षेत्र आ जाए जिससे वहाँ से खाली करवाना पड़े। तो यह ज़रूरी होता है कि वहाँ से जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ की जो जनसंख्या, उसको एक उचित जगह पर वहाँ से हटाकर फिर से पुनः अधिवासित किया जाए। इसलिए उसे पुनः अधिवासित करने के लिए उसे मुआवजा भी देना पड़ता है और उसे वहाँ से हटाकर उचित स्थान भी, जगह भी देना पड़ता है। लेकिन व्यवहार में कई समस्याएं आती हैं। यह संभव नहीं हो पाता है कि जो अपना ज़मीन है, जिसका जो अपना घर है, वह छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाए। व्यवहार में भी यही है कि यदि आपको ये कहा जाए कि आप अपना ज़मीन छोड़ दीजिए और अन्यत्र आपको हम ले जाते हैं और कहीं दूसरी जगह आपको शिफ्ट कर देते हैं, तो आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। यही बात नियोजन के समय भी समस्या के रूप में सामने आती होता यह है कि जब किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी स्थान पर ले जाकर बसाने की बात होती है तो उसका ज़बरदस्त विरोध आरंभ होता है। विरोध होने के कारण सरकार के सामने उसे पुनः अधिवासित करने की जो समस्या आती है, उससे प्रशासन
और प्रशासक दोनों को दो चार होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो जब भी कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसके सामने मुआवजा की मांग होने लगती है। यही कारण है कि ज़मीन अधिग्रहण में ही काफ़ी अधिक समय लग जाता है और इसके लिए काफ़ी कुशल और कुशलता की आवश्यकता होती है। यह ज़रूरी नहीं है कि यदि आप नियोजन करते हैं तो आराम से या बहुत आराम से कोई जगह मिल जाए और आपका काम हो जाए। सरकार के साथ भी यही स्थिति होती है। ज़मीन क्रय करने में काफ़ी समय वक्त लगता है और फिर उसके अनुसार तदनुरूप काम करना वहाँ एक कठिन कार्य होता है। उसके लिए कई प्रोसेस होता है और उसके आधार पर फिर वहाँ कार्य किया जाता है। क्योंकि नियोजन लोकहित में किया जाता है, आम जन के फायदे के लिए किया जाता है, आम जन की सुविधा के लिए किया जाता है, लेकिन आम जन को यह पता नहीं होता है कि उससे उसका फ़ायदा कब मिलेगा और कितना मिलेगा, इसलिए इसका विरोध होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले हम नियोजन के दौरान उस क्षेत्र के लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, वहाँ के मुखिया को कॉन्फिडेंस में लें, उस क्षेत्र के प्रधान को कॉन्फिडेंस में लें, फिर ग्रामवासी को कॉन्फिडेंस में लें और फिर उसके अनुसार उनकी समझ को, उनके अवेयरनेस को बढ़ाएं ताकि उस नियोजन से संबंधित जानकारी उनके पास, ग्रामवासियों के पास जाए, लोगों के पास जाए, ताकि उसका विरोध कम से कम हो। इसलिए सरकार को यह चाहिए कि नियोजन के समय जब भी किसी क्षेत्र में कोई नया काम करना हो तो सबसे पहले उस क्षेत्र के मुखिया, ग्राम प्रधान और के सहारे उसको कॉन्फिडेंस में लेकर, ग्रामवासियों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही काम करना चाहिए। क्योंकि एक भूगोलवेत्ता को उस क्षेत्र के संसाधनों का श्रेष्ठतम ज्ञान होता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार के नियोजन में एक भूगोलवेत्ता को जरूर शामिल किया जाना चाहिए या उसकी सहभागिता होनी चाहिए। संसाधन के दौरान, नियोजन के दौरान यह भी देखा जाना चाहिए कि विविध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो। जिस क्षेत्र या देश में नियोजन का महत्व नहीं होता, वहाँ के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का न तो समुचित उपयोग होता है और न ही समाज वहाँ का खुशहाल हो पाता है। अर्थशास्त्री दत्त एवं सुंदरम का ऐसा मानना है कि नियोजन रहित समाज में कुछ प्रगामी एवं कुछ प्रतिगामी शक्तियाँ होती है जो विभिन्न दिशाओं में क्रियाशील होती हैं। भूमि सुधार के उपाय, समाज कल्याण, विधि, श्रम, कानून इत्यादि प्रगामी शक्तियाँ हैं। इनका लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का विकास करना तथा मानव जीवन को परिपूर्ण और सुखी बनाना है। आय में असमानताएं, दरिद्रता, स्वार्थ, प्रगति के समान अवसरों की अनुपलब्धता इत्यादि प्रतिगामी शक्तियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दबाए रखती है तथा उनमें विद्यमान सृजनात्मक प्रेरणाओं को उभरने नहीं देती है। इस प्रकार नियोजन का मूल अर्थ अर्थव्यवस्था की प्रगामी शक्तियों को प्रोत्साहन देकर मानवीय संसाधनों को उन्नत करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में नियोजन किया जा रहा है या जिस क्षेत्र के लिए नियोजन किया जा रहा है, वहाँ के मानव संसाधनों का समुचित उपयोग हो, श्रेष्ठतम उपयोग हो। यह कैसे संभव होगा? इसके लिए ज़रूरी है कि स्थानीय लोगों को ही नियोजन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में उनकी सहभागिता ली जाए, क्योंकि नियोजन कार्य में जब उसका कार्यान्वयन किया जाता है तब स्थानीय लोगों की सहभागिता कम होती है, इसलिए उसका विरोध ज़्यादा होता है। व्यवहार में यही देखने को मिलता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में नियोजन का कार्य किया जा रहा है या जिस क्षेत्र के लिए नियोजन का काम किया जा रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों की सहभागिता उसमें अधिक से अधिक होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो निगेटिव या पॉजिटिव फोर्सेज समाज में काम करते हैं, उनके बीच बैलेंस बना रहता है और फिर वह काम आगे की ओर बढ़ता है। अन्यथा विरोध ज़्यादा होता है और नियोजन का कार्य धीमा पड़ जाता है। क्योंकि नियोजन का मूल उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके मानवीय कल्याण करना होता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि स्थानीय संसाधन में
प्राकृतिक और मानवीय दोनों संसाधनों को शामिल किया जाए। प्राकृतिक संसाधन तो हम प्राकृतिक रूप से उसका इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि स्थानीय मानव जनसंख्या या मानव संसाधन का भी हम उसमें अधिक से अधिक उपयोग करें। ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों के उपयोग से उनके बेरोजगारी की स्थिति भी दूर होगी, उनको रोजगार मिलेगा और उनके रहन सहन के स्तर में भी, आय में वृद्धि होने से उनके रहन सहन के स्तर में भी स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। स्वाभाविक रूप से वृद्धि होने पर उनका एक जो व्यक्तित्व है, एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है उस क्षेत्र को छोड़ने का, वह वहाँ से कम हो जाता है। आइए अब हम यह जानते हैं कि प्रादेशिक नियोजन के क्या गुण हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले नियोजन कार्यों में कई गुण पाए जाते हैं। इन गुणों को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला है, प्रादेशिक नियोजन में अर्थतंत्र के विविध क्षेत्र कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि में समाकलन पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम नियोजन करते हैं तो उसके दौरान या उस दौरान जो उस वहाँ के कई सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें कृषि, उद्योग, परिवहन सभी का एक समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है और सभी के सहयोग से नियोजन का कार्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन के दौरान उस क्षेत्र में जितने भी सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक साथ एक कैटेगरी में लाकर, एक बॉक्स में लाकर उसका हम समग्र रूप से अध्ययन करते हैं और फिर उस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं ताकि कोई एक क्षेत्र छूटा न रह जाए। दूसरा है, प्रादेशिक नियोजन में संसाधन उपयोग पर जोर दिया जाता है जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। स्टूडेंट्स, यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पारिस्थितिकी संतुलन क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जहाँ सांस लेता है, कार्य करता है, जीवन जीता है, वही उसका पर्यावरण होता है। लेकिन यह पर्यावरण या उसका कार्य एक तंत्र के तहत कार्य करता है। यह तंत्र जब बिगड़ जाता है तो मानवीय जीवन कठोर हो जाता है, जीना असंभव सा हो जाता है। इसलिए उस तंत्र को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए उसका संतुलन बना रहना काफ़ी आवश्यक है। इसलिए यह ज़रूरी होता है कि संसाधन का उपयोग इस प्रकार किया जाए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि जो पारिस्थितिकी और नियोजन के नियम हैं उसका अनुपालन किया जाए। किसी भी दिशा में या किसी भी हालत में उस क्षेत्र में ग्रीनरी को कम नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य हो या किसी भी प्रकार का नियोजन कार्य हो, यह ज़रूरी है कि उस क्षेत्र में कम से कम 33% क्षेत्र पर ग्रीनरी रहे, हरियाली बनी रहे। यह एक पहला नियम है जिसके तहत नियोजन का कार्य चलता है। यदि इससे कम क्षेत्र पर हरियाली होगी तो वह क्षेत्र संतुलित नहीं होगा और पारिस्थितिकी असंतुलन बनने की ज़्यादा संभावना है। तीसरा, प्रादेशिक नियोजन में समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम बनाए जाते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे सार्वजनिक हित के कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाता है। भारत में समाज के कुछ विशिष्ट कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत न केवल एक वर्ग बल्कि सभी प्रकार के वर्गों को ध्यान में रखा जाता है और सभी वर्गों के लाभ देने के लिए और उनको लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इसलिए भारत में कई प्रकार के नियोजन के कार्य किए जाते हैं जिसमें पेयजल भी शामिल है, विद्युत आपूर्ति भी शामिल है, शिक्षण भी शामिल है, स्वास्थ्य का नियोजन भी शामिल है, परिवहन नियोजन भी शामिल है।
सार्वजनिक हित के कई कार्य इस नियोजन के सहारे किए जा रहे हैं। भारत में कई विशिष्ट क्षेत्रों जैसे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, सूखा क्षेत्रों, बाढ़ क्षेत्र के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कि सभी वर्ग के लोगों को उस नियोजन का लाभ मिल सके। नेक्स्ट है प्रादेशिक नियोजन में मानव जीवन गुणवत्ता निहित होती है। प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत मानव जीवन की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजन इस प्रकार का नहीं हो जिससे मानवीय जीवन या उसकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जाए। वहाँ मानवीय जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहे। प्रादेशिक नियोजन क्षेत्रीय आर्थिक संश्लिष्ट के निर्माण पर जोर देता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि प्रादेशिक नियोजन में क्षेत्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय आर्थिक संश्लिष्ट यानी क्षेत्र और अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है उसका सही ढंग से अध्ययन कर निर्माण कार्य पर जोर दिया जाता है, नियोजन पर जोर दिया जाता है ताकि क्षेत्र की आर्थिक परिस्थिति दिन पर दिन बढ़ती जाए। प्रादेशिक नियोजन में सार्वजनिक हित समाहित होता है। वास्तव में जो भी प्रादेशिक नियोजन का कार्य किया जाता है भारत सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा या फिर प्रादेशिक सरकार के द्वारा भी जो नियोजन का कार्य किया जाता है उसमें मूलतः या मूल जो उद्देश्य छिपा होता है वह सार्वजनिक हित ही छिपा होता है, सार्वजनिक हित उसमें समाहित होता है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर ही सरकार के द्वारा कोई भी नियोजन का कार्य किया जाता है। उसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के लाभ को पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है, समग्र का हित शामिल होता है। नेक्स्ट है प्रादेशिक नियोजन में सार्वजनिक हित के अलावा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के सम्यक और विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो भी संसाधन स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं उसका उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेकपूर्ण का अर्थ यह है, अब आपका ये प्रश्न होगा कि विवेकपूर्ण उपयोग क्या होता है। अर्थपूर्ण उपयोग और विवेकपूर्ण उपयोग में यह अंतर है कि अर्थपूर्ण उपयोग का तात्पर्य है कि जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका हम इस प्रकार से उपयोग करें ताकि उसको विक्रय करने के बाद अर्थ यानी मुद्रा की प्राप्ति हो। विवेकपूर्ण उपयोग का तात्पर्य यह है कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं हमारे सामने, हमारे समाज में, हमारे आसपास, उसका हम इस प्रकार से उपयोग करें ताकि वह संसाधन भविष्य के लिए बचा रहे। यदि उसका कोई विकल्प मौजूद है तो उस विकल्प के उपयोग पर ज़्यादा जोर दिया जाए, मूल संसाधन को सुरक्षित या संरक्षित रखा जाए और उसका उपयोग कम से कम किया जाए। ऐसा नहीं है कि यदि हमें लकड़ी की आवश्यकता है तो जो उपलब्ध जंगल है उसको सारे जंगल को काट दिया जाए वर्तमान में और उसका फर्नीचर बनाकर हम उसको बेच दें और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए वह जंगल और उसकी लकड़ी की उपयोगिता ही समाप्त हो जाए। जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी होगी वह लकड़ी के महत्व और उसके उपयोग के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़े और म्यूजियम में जाकर देखे, ऐसा न हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी संसाधन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसका हम विकल्प भी ढूंढें और विकल्प के उपयोग पर ही ज़्यादा जोर दें ताकि प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। इसलिए यह कहा जाता है कि प्रादेशिक नियोजन के दौरान स्थानीय रूप से जो उपलब्ध संसाधन है उसके सम्यक और विवेकपूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया जाता है। प्रादेशिक नियोजन प्रत्येक क्षेत्र के एकीकृत व इच्छित विकास पर बल देता है। प्रादेशिक नियोजन का कार्य जब किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि जो क्षेत्रीय आवश्यकता है, क्षेत्र की जो मांग है उसके अनुरूप ही वहाँ पर विकास के कार्य को बल दिया जाता है। यदि किसी क्षेत्र में सड़क की मांग है, ऊपरी पुल की मांग है या कहीं पर बिजली
की मांग है तो उसी के अनुरूप कार्य किया जाता है, उसी के अनुरूप नियोजन का कार्य किया जाता है, ताकि स्थानीय जो मांग है उसके मांगों की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है प्रादेशिक नियोजन सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कम करने एवं अन्य शाखाओं के निराकरण का प्रयास करता है। प्रादेशिक नियोजन के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि जो उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं उसके बीच की खाई जो है वो कम से कम हो और जो समस्याएं हैं वो कम से कमतर होती जाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि समाज का जो वर्ग है, वहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं, वो जो क्षेत्र है, वो जो भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ स्टूडेंट्स क्षेत्रीय नियोजन या प्रादेशिक नियोजन का जो कार्य किया जाता है उसकी कई विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि इस प्रकार का कार्य प्रादेशिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, महाद्वीपीय स्तर पर और संपूर्ण वैश्विक स्तर पर भी किया जा सकता है। वास्तव में नियोजन का जो यह कार्य किया जाता है वह उसमें स्वतंत्र विकास पर जोर देकर पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य किया जाता है। विकसित क्षेत्रों के साथ ही साथ पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बाद इस पर स्टूडेंट्स रीजनल प्लानिंग या क्षेत्रीय नियोजन की जो बात की जाती है वह कई स्तरों पर किया जा सकता है। उसे माइक्रो और मैक्रो लेवल पर हम वृहद रूप में बांट सकते हैं या बांटते हैं। माइक्रो लेवल पर हम छोटे क्षेत्रों के लिए प्लानिंग करते हैं, जबकि मैक्रो लेवल पर हम बड़े क्षेत्र के लिए प्लान करते हैं। इसके साथ ही इन दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों के लिए जो नियोजन की बात की जाती है वह 3 प्रकार से की जाती है। पहला शॉर्ट पीरियड, दूसरा मीडियम पीरियड और तीसरा लॉन्ग पीरियड प्लानिंग। कहने का अर्थ यह है कि प्रदेश स्थानीय हो या बृहद, लघु हो या बृहद, नियोजन की प्रक्रिया में 3 प्रकार के समय की महत्ता दी जाती है। एक शॉर्ट पीरियड जो तत्काल, जो कुछ ही समय के लिए बनाया गया नियोजन कार्य होता है। दूसरा मीडियम पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, जबकि तीसरा जो प्लानिंग किया जाता है वो लॉन्ग पीरियड प्लानिंग होता है, जिसमें दीर्घ अवधि के लिए नियोजन की बात की जाती है। वास्तव में इन तीनों का अपना ही अलग महत्व है, अपना ही अलग अलग गुण है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर इन तीनों ही प्रकार के नियोजन प्रणाली की ज़रूरत पड़ती है और तीनों की उपयोगिता सिद्ध होती है। यदि प्राकृतिक आपदा की बात की जाए तो वैसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा आ जाने पर जहां शॉर्ट पीरियड प्लानिंग और लोकल लेवल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वैसी स्थिति में होता क्या है कि जो क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र होता है वहां तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए नियोजन का कार्य किया जाता है। तत्काल सहायता पहुंचनी चाहिए, इसलिए प्रादेशिक या उस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार का नियोजन का निर्णय लिया जाता है ताकि स्थानीय लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच सके। दूसरे तरफ ऐसे ही प्राकृतिक आपदा से संभावित क्षेत्र भी होते हैं। वैसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा की आशंका को देखते हुए वैसे क्षेत्रों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान की भी बात की जाती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की जाती है, ताकि दीर्घ अवधि में भी यहाँ के लोगों को प्राकृतिक आपदा की भयावहता से राहत मिल सके। स्टूडेंट्स, आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जो भी प्लानिंग की जाती है उसमें कई स्तर पर कई लोग शामिल होते हैं। जब हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं तब उसमें छोटी अवधि या
अगले कुछ समय के लिए मौसम संबंधी सूचनाओं की जानकारी हम प्रसारित करते हैं। वास्तव में यह नियोजन का सबसे लघु रूप हम मान सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पर ही एक क्षेत्र विशेष की मौसम की जानकारी यदि हम साल भर के लिए इकट्ठा करते हैं, साल भर इकट्ठा करने के बाद जब हम इसको 10, 20 साल या 30 साल या 50 साल के लिए जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उस क्षेत्र की मौसम कैसी रहने वाली है और कैसी रहती है, कि औसत जलवायु जो हमें प्राप्त होता है उसके आधार पर हम यह आसानी से पता कर लेते हैं कि उस क्षेत्र में जलवायु की क्या विशेषता है, और उसी के अनुरूप हम उस प्रदेश में नियोजन की बात करते हैं। प्रदेश से तात्पर्य, एक भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते आप सभी जानते हैं कि सभी प्रदेश एक तरह का नहीं होता। भारत की ही बात कर लें तो कई तरह के प्रदेश आपके सामने मौजूद हैं। कोई समुद्र तटीय प्रदेश है, कोई पर्वतीय प्रदेश है, कोई पठारी प्रदेश है, कहीं मैदानी प्रदेश है, कहीं मरुस्थलीय प्रदेश है, कहीं कच्छ का प्रदेश है, तो कहीं जंगली प्रदेश है, जंगलों का प्रदेश है। वैसी स्थिति में सभी प्रदेश के लिए एक तरह का नियोजन संभव नहीं है। इसलिए प्रदेश विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, उसकी प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर तब नियोजन का कार्य किया जाता है, तभी वह नियोजन सफल होता है और अपने उद्देश्य में सफल हो पाता है। विशेष रूप से यदि कहें तो किसी भी नियोजन का जो मूल आधार होता है वह होता है वहाँ की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लोगों को सहायता पहुँचाना, उसके ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए सुख सुविधाओं को जुटाना, ताकि आम जनजीवन बेहतर जीवन जी सके। प्रादेशिक नियोजन की जो अगली विशेषता है वह है प्रादेशिक नियोजन क्षेत्र और राष्ट्र के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करता है। वास्तव में देखा जाए तो यदि हम क्षेत्रीय आधार पर नियोजन की बात करते हैं तो एक क्षेत्र से लेकर लघु क्षेत्र और बृहद क्षेत्र तभी तैयार होता है जब लघु क्षेत्र का विकास होता है। लघु स्तर पर जब विकास की बात की जाने लगती है तब वही बृहद रूप में एक राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। अतः राष्ट्र को एक मजबूती, आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए यह जरूरी होता है कि उसका सभी खंड, उसका प्रत्येक स्तर, उसका प्रत्येक जो प्रशासनिक इकाई है वह मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो। यही कारण है कि प्रादेशिक नियोजन विशेष रूप से आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से संपन्न किया जाता है या इसकी नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि हर एक प्रदेश का संतुलित विकास हो। प्रादेशिक नियोजन भूवैन्यासिक संगठन में संतुलन स्थापित करता है और प्रादेशिक नियोजन शांतिशाली राष्ट्रों को पिछड़े व अविकसित भूभागों के शोषण को रोकता है। प्रादेशिक नियोजन में जोड़ने और एकीकरण की अद्भुत विशेषताएं निहित होती हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रादेशिक नियोजन का मूल जो उद्देश्य होता है, एक अदृश्य जो उद्देश्य छिपा होता है वह होता है पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना। ऐसे कई क्षेत्र हैं आज भी जो देश की मुख्य धारा से अलग थलग हैं। हमारे प्रशासकों और नियोजनकर्ताओं का मूल उद्देश्य यही होता है कि नियोजन इस प्रकार किया जाए ताकि राष्ट्र का, हमारे देश का या किसी भी देश का, हर एक प्रदेश का, उसके हर एक खंड का, उसके आंतरिक प्रदेश का आर्थिक संतुलित विकास हो और वह लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति में हो, जिससे उसे दूसरे देश या दूसरे राष्ट्र के प्रति अधिक निर्भर नहीं करना पड़े
नहीं तो आपदा की स्थिति में या कभी विशेष स्थिति में या युद्ध की स्थिति में दूसरे देश पर यदि हम निर्भर करते हैं तो हम संकट की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम ऐसी प्लानिंग, ऐसा प्रदेश, ऐसा नियोजन करें, ऐसा प्रादेशिक नियोजन करें जिससे देश, राष्ट्र और क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास हो सके। स्टूडेंट्स, इस वर्णन से यह पता चलता है कि प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक क्षेत्र को पुनर्गठित करने की एक तकनीक है जिसके माध्यम से क्षेत्र का व्यापक विकास तथा क्षेत्र विकास का सीमांकन करके उसे नियोजित करने का प्रयास किया जाता है। लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र को अग्रिम कड़ी में लाने का प्रयास किया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है और नियोजन के द्वारा समस्याओं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।